नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदना पहले से ज्यादा सख्त नियमों के तहत होगा। रजिस्ट्री विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के समय पैन कार्ड देना जरूरी कर दिया गया है। सरकार के निर्देश सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं। अब रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन सिस्टम में खरीददार और विक्रेता दोनों का पैन नंबर दर्ज किया जाएगा और साथ ही पैन नंबर का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जाएगा। अगर पैन की जानकारी नहीं दी गई तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला बेनामी संपत्ति की खरीद, संदिग्ध लेन देन और अवैध निवेश पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। खासतौर पर भारत नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी फंडिंग से जमीनी खरीदने के मामले में रोकने पर जोर है और पैन अनिवार्य होने से हर प्रॉपर्टी डील का रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान होगा और गलत तरीके से की जाने वाली खरीद फरोख्त पर नजर रखी जा सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसकी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल सुशासन की वजह से कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज लेने के लिए 1 महीने तक इंतजार करने की बजाय मात्र 5 मिनट के अंदर ही ऋण प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन के अवसर पर कहा कि अन्नदाता किसानों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने के लिए 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह किसान ई-केसीसी के माध्यम से मात्र 5 मिनट में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2026-27 के लिए कृषि ऋण 3 लाख करोड़ रुपए है, जो पहले की तुलना में 13% अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार और अन्नदाता किसान मिलकर सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग खेती में कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में एआई एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई किसान उत्पादक संगठनों को मंच पर सम्मानित भी किया। ज्यादातर किसान, 40% किसान हमारा ऐसा है जो किसान ट्यूबवेल पे निर्भर करता है। 16 लाख ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बिजली से चलते हैं। उन सबको हम, उन सभी किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं। नहरों से होने वाली सिंचाई, यह सिंचाई फ्री में है। यानी हम ज्यादातर फ्री में देते हैं और इसके साथ ही लगभग 1 लाख किसानों को सोलर पैनल भी दे रखे हैं। मैंने वित्त मंत्री से कहा है कि भाई प्रयास करना चाहिए कि हम इन सभी किसानों को जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, इनको अगर सोलर पैनल दे दें और सोलर पैनल के माध्यम से कोई एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा दें तो उनको भी आसान होगा और गवर्नमेंट को भी आसानी होगी। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग के कार्यक्रम को जोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे स्तर पर। मास्टर ट्रेनर करिए, कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़िए, कृषि विश्वविद्यालयों को अपने साथ जोड़िए, कोऑपरेटिव को अपने साथ जोड़िए और ये लोग फिर इनको टारगेट दीजिए कि भाई ट्रेनिंग आप कराइए, हमारा एक मास्टर ट्रेनर आपके साथ रहेगा। एफपीओस की ट्रेनिंग हो, किस सेक्टर में, वहां की संभावनाएं क्या हैं, बैंकर्स इसके साथ जुड़े, अपना सीएसआर का पैसा इसमें लगाए। याद रखना, उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, बैंक का भी बिजनेस बढ़ेगा। नाबार्ड को, रिजर्व बैंक को, अन्य बैंकर्स को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करने को तैयार है। और आज यूपी के अंदर प्रयास जो प्रारंभ किया गया, परिणाम क्या है? जो यूपी बीमारू राज्य था, आज वह देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के साथ ही भारत। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग पढ़ाई को डिजिटल माध्यम से और आसान बनाने के लिए अब कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से विभिन्न विषयों के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें छात्र कभी भी देख और सुन सकेंगे। यह पहल बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देशन में शुरू की गई है और इसके तहत छात्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी घर बैठे ही कर सकेंगे। ये ऑनलाइन लेक्चर पूरी तरह से फ्री होंगे और एसईईआरटी की वेबसाइट, समग्र शिक्षा पोर्टल और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे चलकर इन्हें
पीएमई विद्या चैनल पर भी प्रसारित करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों की विषयों पर पकड़ मजबूत करना और कठिन विषयों को सरल तरीके से समझाना है। इससे विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में लगातार सुधार होगा। यह योजना छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी लाभकारी साबित होगी, क्योंकि इससे उनकी शिक्षण क्षमता और अनुभव दोनों में वृद्धि होगी। जिंजाना से कसेरवा जाने वाले मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दिल्ली के ओखला निवासी 50,000 रुपए का इनामी रिहान मारा गया है। उसका एक साथी मौके से भाग गया। बदमाश की फायरिंग में शामली कोतवाली पर तैनात सिपाही सुमित गोली लगने से घायल हो गया। एसपी सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि जिंजाना से कसेरवा गांव की ओर वाले मार्ग पर बाइक सवार 2 बदमाश लूट के इरादे से खड़े हैं और कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान सिपाही सुमित बेसला गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दिल्ली के ओखला स्थित जाकीनगर गली नंबर 21 निवासी 50,000 रुपए का इनामी बदमाश रिहान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। घायल रिहान को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ने बताया कि रिहान के खिलाफ शामली के अलावा बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा में लूट समेत विभिन्न धाराओं में 90 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। आज सायं लगभग 8:30 बजे एक घटना घटित हुई थी। थाना बाबरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक राहुल नाम के व्यक्ति हैं जो शामली से अपने गांव फतेहपुर जा रहे थे। उनके साथ 2 लोगों ने लूट का प्रयास किया और लूट भी लिए, बल्कि उनके पास से उनका मोबाइल, कुछ उनके सोने की अंगूठी, पैसे, पर्स छीन लिए और उनके साथ फायरिंग करके वो लोग भागे। राहुल ने तत्काल थानाध्यक्ष बाबरी को बताया, उनका तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे जनपद में चेकिंग का आदेश किया गया। उसी समय से हमारे जनपद शामली के सभी थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी सड़कों पे थे और चेकिंग हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एसएचओ थाना कोतवाली शामली सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें 2 बदमाश सवार थे, उन लोगों ने इन पे जानलेवा फायरिंग की और कसूरवा की तरफ वो भागे। इन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम को बताया और थानाध्यक्ष आदर्श मंडी भी घेरा करने का प्रयास किए और कसूरवा मार्ग पे आ करके उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे एसएचओ बाल बचे और उनकी की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हो, इसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में, एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर तत्पश्चात फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही बदमाश भागने में सफल रहा और घायल बदमाश के पास से उसकी मोटरसाइकिल लूट के, 2 मोबाइल लूट के, गहने, अंगूठी और उसके पास से करीब 2 पिस्टल बरामद हुई है। उनमें एक पिस्टल जो है बरेटा मेड इन इटली की है और एक कंट्री मेड यहाँ इंडियन पिस्टल है। मौके से काफ़ी बड़ी मात्रा में खोखा कारतूस और लाइव जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो अपराधी है उसके जेब से उसका आई कार्ड निकला, उसमें से वो बहुत कुख्यात एक रिहान नाम का अपराधी है जो मूलतः दिल्ली का रहने वाला ओखला का है। उसके ऊपर लगभग 90 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं और वो हमारे यहाँ जनपद शामली से वांछित चल रहा था। नवंबर महीने में हमारे यहाँ थाना जिंजाना में लूट की घटना हुई थी, उनमें ये वांटेड था और इस पर रेंज महोदय की तरफ से 50,000 रुपये रिवार्ड घोषित किया गया था। अभी ये जिला अस्पताल में जाके एडमिट हुआ, जहां जानकारी हुई कि उसकी डेथ हो चुकी है। मैनपुरी में टिंडोली रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन और उसके सहयोगी से मारपीट तथा सरकारी असला के दुरुपयोग के उपयोग में एसओजी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के दौरान कालिंदी एक्सप्रेस को कुछ समय तक रोके जाने का भी मामला सामने आया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार एसओजी प्रभारी उसके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने रेलवे गेट बंद होने पर गेटमैन से अभद्रता की और गेट जबरन खुलवाने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान सरकारी पिस्टल दिखाकर धमकाया भी गया। घटना के चलते कालिंदी एक्सप्रेस काफी देर तक क्रॉसिंग पर खड़ी रही। रेलवे की शिकायत पर और वायरल वीडियो के अवलोकन के बाद पुलिस अधीक्षक ने एसओजी प्रभारी जितेंद्र सिंह चंदेल, कांस्टेबल एमपी सिंह, मोहन चाहर और प्रदीप सोलंकी को निलंबित कर दिया है और इसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। मामले की विभागीय जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 छात्राओं के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि तीनों छात्राएं रोज की तरह स्कूल पढ़ने गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी। लापता छात्राएं एक ही गांव की रहने वाली हैं और मोहम्मदनगर में पढ़ाई करती हैं। इनसे 2 छात्राएं कक्षा 11वीं और एक छात्रा कक्षा 7वीं में पढ़ती है और परिजनों के अनुसार
छात्राएं सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन जब देर शाम तक वे वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई और परिजनों ने पहले रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने सोना थाने से पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही सीओ रुधौली कुलदीप यादव मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना से परिवार में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। थाना सुनाहा में 3 लड़कियां जो कल सुबह स्कूल जाने को बता के घर से निकली थी, वो वापस घर नहीं पहुंची। तो प्रथम दृष्टया जब पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। कुछ संदिग्ध जो नंबर है उस पर पुलिस काम कर रही है और सर्विलांस तरीकों से उनको बरामद किया जाएगा। मतलब जिहाद से मामला सर लोग चर्चाओं में नहीं किया। नहीं, अभी तक तो ऐसा प्रकाश में नहीं है। हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। अगर जो भी आएगा उस उचित कार्रवाई और विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बहराइच में करतनिया घाट वन क्षेत्र के चहलवा इलाके में तेंदुए के हमले में एक बालक की मौत हो गई। निषाद नगर गांव में घर के बाहर खेल रहे 8 साल के अरुण पर जंगल की ओर से आए तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। उसे मुंह में दबाकर ले जाने लगा। बच्चे की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़े तो तेंदुआ घायल अवस्था में उसे छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल अरुण को तत्काल एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम ने गांव में बिजली न होने से अंधेरे का फायदा उठाकर तेंदुए के हमले की आशंका जताते हुए वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर भेज दी गई है और पीड़ित परिवार को तत्काल 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। साथ ही क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।